होने के बम ब्लास्ट के बाद जब सिने अभिनेता को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में दोषी करार कर दिया था, उसी वक्त बॉलीवुड ने भी एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया था। उसमें कहा था कि बाबा यू आर इनोसेंट, वी आर विथ यू। उसी वक्त मैंने कहा था कि ये आपका कैंपेन इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है और इसलिए आप विड्रॉ करिए, नहीं तो हमें आगे चल के कानूनी कार्रवाई करनी। बॉलीवुड ने तुरंत वो कैंपेन विड्रॉ किया था। मैं चाहता हूं इस तरह भी सलमान करें और खेद प्रकट करें, ताकि 257 लोगों की हत्या को उसे कुछ अफसोस हुआ, इसकी लोगों में मन में गारंटी होगी। उनके अपने विचार हैं, ये डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। वो सही है या वो गलत है, आदमी अपनी बात कह सकता है। चलिए, रजा मुराद तो कहते हैं कि आदमी अपनी बात कह सकता है, लेकिन सवाल है कि अपनी बात कह सकता है तो इस बीच में सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं? क्यों बेरमन पर चुप्पी और क्यों सलमान खान पर बवाल? हसन साहब, आपसे यही जानना चाहते हैं, क्या शख्सियत के साथ मजहब को जोड़ा जाता है और मजहब के साथ बवाल को जोड़ा जाता है? साक्षी महाराज बोलते हैं और तो क्या ओवैसी का बोलना गलत हो जाता है? देखिए, जो डिबेट होती है एक तो सिविल सोसाइटी की होती है और एक होती है धर्म के आधार के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हम सब लोगों ने एक मुखौटा पहन रखा है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता जी। टेक्निकल पॉइंट पे बात होनी चाहिए, चाहे वो मेमन हो चाहे और कोई आदमी हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आप पहलू उजागर कीजिए। बिल्कुल, मैं आज भी इस बात पे गुस्सा करता हूं अंग्रेजों के ऊपर कि भगत सिंह को, अशफाकुल्ला को, सुखदेव को फांसी क्यों दी गई। मैं एक बात कह रहा हूँ, फांसी तो वीर सावरकर को भी दी जा सकती थी, पर उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया गया। इसलिए हम ये मानते हैं, जो आप हमें सेकुलरिस्ट कह लीजिए, आप हमें ह्यूमनिस्ट कह लीजिए, कि पनिशमेंट यस, सजा होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए, पर ये सजा लाइफ इम्प्रिजमेंट होना चाहिए, ताकि ये दुनिया भर के लिए सबक हो जाए कि क्या होता है। जैसा कि जूस को जो मारा गया था, उसमें आज भी 94 ईयर्स आदमी को जो सजा हुई है और उसको इम्प्रिजमेंट मिलेगा, उसको फांसी नहीं। क्योंकि अभी हिंदुस्तान और अमेरिका एक ही प्रकार के हैं कि वहाँ पे खून का प्यासापन बढ़ा हुआ है जो है, जबकि यूरोप के अंदर यहाँ तक कि और दूसरे भी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पर भी फांसी सजा नहीं है, मतलब जो है जी। ये हमारा मानना है। चलो, अब इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है उसमें जो है। दूसरा ये है कि मेरे साथीगण जो है टेक्निकल पॉइंट पे इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं कि शायद इस पे ध्यान इनका गया नहीं। रमन ने, जो रा के चीफ थे, वो लेके आए थे इस आदमी को। कहाँ से लेके आए मुझे नहीं मालूम है, उसको लेकर कोई नेपाल, कोई कराची, अलग अलग बयानबाजी आई है जी। फर्क नहीं पड़ता। वो उसको लेके आए थे और उसको ये प्रॉमिस किया, बताते हैं जैसा सुना है, कि आप जाकर के हमारी सरकार की मदद कीजिए और ये पूरा जो नेटवर्क है षड्यंत्र को कीजिए, आपको कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगा जी, सरकारी गवाह बन जाइए। और उस बात को मीडिया और पुलिस और दैट मिस्टर चटवाल जिसने प्रोसिक्यूट करने की कोशिश किया है, वो सब, और ये निकाम भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम ऐसा बात थी कि नहीं थी। जो ये जो साहब अभी आपने टीवी पे दिखाया था, देखिए प्रोसिक्यूशन, लेकिन इसमें हसन साहब इसी में एक टेक्निकल पॉइंट जी, क्या ये वादा किया था रा के चीफ ने, वो कहीं ऑन रिकॉर्ड है या सिर्फ सुनी बात पर आधारित है? सर, इट इज ऑन रिकॉर्ड। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने वादा किया था कि आपको अखबारों के आप हमारी सरकार की मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा वादा किया था उन्होंने। वरना वो क्यों आता है? दूसरे उसके भाई क्यों नहीं आए? वो तो वो बात कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में या कविया साहब, भाईजान, इसमें उलझिए मत। जो लिखा गया, जो आया, हम तो उसको देख के कह रहे हैं, और हमारा कॉमन सेंस कह रहा है कि क्या हमारा लॉ ये कहता है कि जो क्या कहते हैं उसको, जो सरकारी गवाह नहीं, जो मुखबिर हो जाता है या जो भी कोई आदमी हो जाता है, उसको सजा कम मिलती है और उसमें बड़ा नेटवर्क पकड़ा जाता है। ये जो अफजल गुरु के मैं इस बात को साफ साफ करना चाहता हूँ जी। अफजल गुरु के मामले के अंदर सरकार की गलती रही है, वो दोषी रहा होगा जी, होगा वो दोषी, पर जिस प्रकार से उसको फांसी हुई है उसकी भर्त्सना सब जगह हुई है, क्योंकि उसके परिवार को बताया नहीं गया। होम मिनिस्ट्री ने जो है उसको डिटेल्स नहीं दिए, उसके परिवार बताया नहीं गया। ये सब आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम तो बड़े अफसोस की बात है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कानूनी प्रक्रिया इस याकूब मेमन की, कविया साहब मैं मेरी बात करूं सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। 40 दिन जग अगर आप फांसी सजा दे देते हैं
तो आपको 40 दिन दिए जाते हैं कि यू एग्जॉस्ट योर, बट वारंट ऑफ डेथ इशू कर दिया गया। यही उसके सबसे ऊपर बड़ा लोग सवाल है। इशू उठा रहे हैं कि आपने उसको टाइम कहां दिया जो है। बिल्कुल, अब सब लोग आप कह रहे हैं कि हमारी जुडिशरी ऐसी है वैसी है। आप कवियर कहते साहब हैं इसी जी। बात पर सवाल है और मैं इसी बात पर बहस करना चाह रहा हूं। लगातार हम घूमते जा रहे हैं, डेथ वारंट को पहले इशू कर दिया गया और उसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ना तो इंडियन जुडिशरी को कोई चैलेंज कर रहा है यहाँ पर, न बीजेपी सरकार को कोई चैलेंज कर रहा है, और ना हम ओवैसी की बात को इतनी तवज्जो देते हैं। लेकिन ओवैसी जब बोलते हैं तो फिर उस पर गौर करना इसलिए जरूरी है कि वो डेथ वारंट वाली जो बात लेकर बीच में आ जाते हैं, चैलेंज उसको किया जा रहा है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक निवेदन आप सब लोगों से करना चाहता हूं जी कि इस फैसले को लेकर जो जन चर्चाएं और प्रतिक्रियाएं जिसके जो मन में आए सो कहना शुरू कर रहे हैं लोग, एक बात मेरे मन में यह भी आता है कि जिसके जो चाहे वो आदमी हमारी न्याय व्यवस्था को, न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को, इनको डिक्टेट करने की हिमाकत कर सकता है। देखिए किस किस तरह के आरोप और वो लोगों ने अपने अपने वो बयान जारी किए हैं। इस संबंध में भारत की न्यायपालिका के बारे में एक निवेदन करूं। मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोही नेता जो हथियारबंद क्रांति करने के लिए मिजोरम में तैयार थे और इंग्लैंड में बैठे थे, वो भारत में आए। बहुत शॉर्ट में आपको निवेदन करूंगा, लंबा नहीं खींचूंगा। तो वो भारत में आए वार्ता करने के लिए और स्वराज कौशल साहब उनके वकील हुए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मामला दायर किया। उस केस में फैसला सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है उसने दिया मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लाल डेंगा के पक्ष में। लाल डेंगा उस एक फैसले को देखकर सुनकर यहां की न्याय व्यवस्था के इतने कायल हुए कि उन्होंने भारत की नागरिकता ली और यहां के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल हुए, चुनाव लड़ा, केरल के मुख्यमंत्री भी रहे, सारी बातें हुई। उस न्यायपालिका पर आज लोग उंगली उठा रहे हैं और ये करें कि मुस्लिम होने की वजह से फांसी दी जा रही है। 257 बेगुनाहों का कत्ले आम किया और भारत के सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति महोदय तक के पास में बात चली गई। और भले इंसानों, कम से कम इस न्यायपालिका और सेना दो पर जिनका 125 करोड़ भारतवासियों का सबसे बड़ा विश्वास है, वो तो कायम रहने दो। उसको इस तरह से गली कूचे में रस्सी गले में डालकर घसीट करके मत लाओ। जसवीर जी, आप भी इस तर्क से सहमत हैं? जसवीर जी, सर, अच्छा वकील खड़ा कीजिए, नए सिरे से प्रोसेस को चला लीजिए, न्याय प्राप्त कीजिए, लेकिन इस तरह से हमारी मान्य संस्थाओं को तहस नहस करने का प्रयास। जसवीर जी, आप भी इस तर्क से सहमत हैं? मैं इसमें बीच में एक आपको और टिप्पणी कर दूं कि अभी आदरणीय हसन साहब कह रहे थे, सुनी सुनाई बातों पर जो विसल ब्लोअर वाली बात है कि वो मुखबिर हो गए, ये कंडीशन लगाकर किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं समझता हूं कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लाई और कोई अंडरटेकिंग दी होगी कि तुम्हारे को जो है। जसवीर जी, एक सवाल खड़ा होता है, सुनिए, एक सवाल खड़ा होता है जो हसन साहब ने कहा, उस पर एक सवाल खड़ा होता है। बी रमन 2007 में रिटायर हो गए, बी रमन 2007 में रिटायर हो गए, उनकी 2013 में डेथ हुई। उसके बाद में अगर उनके भाई इस को लेकर आते हैं तो सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि पहले सजा हो गई 2007 से लेकर 2013 के बीच में बी रमन चुप क्यों थे? आप मेरे आदरणीय, यही मैं कह रहा हूं आपको कि हमारी अदालतों ने क्या उस कागज को अगर कोई अंडरटेकिंग दी होती तो क्या उसने कॉग्निजेंस नहीं लेनी थी अदालतों ने? निश्चित तौर पर अगर वो कागज रहा होता, कोई अंडरटेकिंग नहीं होती, तो डेफिनेटली हमारी जुडिशियल प्रोसेस ने उसकी कॉग्निजेंस लेनी थी। ये इस किस्म के और नग्न डाउट करना हमारी जुडिशियल व्यवस्था के ऊपर जो है, ये मैं नहीं समझ इसको हम ऐसी डिबेट में बदल दें जहां पर हम मजहब के तौर पर हमारे जो अपराधी हैं एक दूसरे के ऊपर ये बात न करके अपने इशू पे बात करें जी। ये देखिए, ये डिस्क्राइब करना यूं हुआ और वो हुआ, इससे जुडिशियल प्रोसेस इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ता है जी। जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी होती है वो क्या डॉक्यूमेंट पेश करती है, ये उसकी मर्जी होती है। ये और ये जो रमन साहब की बात आप कह रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट पेश किए कि नहीं किए गए अभी ये क्लियर नहीं है। ये कल ही कोई डिबेट हो रही थी, एक मिस्टर केशवानी जो है उनकी बात पूरी टीवी वाले ने सुनने नहीं दी और वो मिस्टर निकाम जो है बोलते रहे, तो वो नाराज होकर केशवानी चले गए कि जब मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो तो फिर किस बात की जो है मैं आपके साथ में डिबेट करूं। रमन ने अपनी फाइल पे लिखा है, वो फाइल के पेपर अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने नहीं रखे हैं तो कोर्ट के सामने जो कागज रखे हैं वही तो देखेगा वो जो है। और हम ये नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशियल प्रोसेस के अंदर क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। अरे ये मानवीय मसला है, याकूब का मसला नहीं है, ये डेथ का मसला है। इसलिए आपको यू हैव टू वेरी स्क्रूपुलस, और सीबीआई और पुलिस जी और हमारे प्रोसिक्यूटर्स
ये कितने स्क्रूपलेस हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। एजेंसीज पर फिर एजेंसीज पर सवाल खड़ा होता है। वी हैव एवरी राइट, लेट मी टेल यू, वी हैव एज सिटीजंस वी हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन सर्टेन एक्ट्स। लेकिन हसन साहब यही तो कह रहे हैं, कविया साहब ने यही तो कहा कि एजेंसीज पर सवाल खड़ा करना गलत है। ऐसे में क्या एजेंसियां गलत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसे में कविया साहब ने जो बात की, एजेंसीज के ऊपर तो फिर जुडिशियल प्रोसेस ने उसकी सारी की कॉग्निजेंस लिया है। देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर आप कोई डाउट कर भी सकते हैं, कोई करने का अधिकार है, लेकिन जो हमारी जो जुडिशियल प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो जाकर सारा एविडेंस, सारे कागजात कोर्ट्स के अंदर पेश करते हैं जी। और कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस ले। इतना समय लगा, 22 साल। आपकी राय जानना चाहूंगा, ब्रेक पर जा रहा हूं फिर मैं। देखिए, जो बातें सामने आ रही है, ये रमन साहब ने क्या कहा, लेकिन उस समय जब इनको इस कंडीशन में लाया गया था तो वो चीजें न्यायालय में रिकॉर्ड में आनी चाहिए थी। वो चीजें रिकॉर्ड पे कहीं भी नहीं है, कहीं भी एविडेंस में है नहीं। वो ये जो आज अखबारों में या जो टीवी वैसे में है, जो एक्यूज थे उनके एडवोकेट तो लाते हैं। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं भी लाई थी, अश्विनी जी, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उसको रिकॉर्ड पर नहीं भी लाई थी तो जो एक्यूज के एडवोकेट थे, एक्यूज ने तो कहा होगा ना अपने एडवोकेट को, हाउ ही नोज, एक्यूज ने अपने एडवोकेट को कहा होगा। एडवोकेट दरअसल मैं जो समझ पा रहा हूं कि ये कयासों पर कुल मिला के सरकारी कागजात को जो है कैसे पता कर ले सकता है? रिकॉर्ड पे वो चीजें नहीं आई, अंडरटेकिंग दी है उन्होंने रिकॉर्ड पे अगर चीज आती है तो निश्चित रूप से आज स्थिति दूसरी। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि ये भावनाओं के आधार पर ज्यादा अभी मसला चला जा रहा है। फिलहाल ब्रेक पर, ब्रेक के बाद आखिरी दौर में लौटूंगा मैं, और आप जी हसन साहब आपसे जरूर बात करूंगा ब्रेक के उस पर।